So today's our topic is case taking by Master Samuel Hahnemann. This topic is important in organ subject and repertory subject also. So in this lecture we will study the what is case taking, and in general introduction of case taking, types of case taking, collection of informations, objects of case taking, what is objective of case taking, एंड लास्ट एफोरिज्म्स. बट एफोरिज्म्स को हम सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ईच एफोरिज्म्स. सो फर्स्ट केस टेकिंग बाय मास्टर सैमुअल हैनमैन. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. केस टेकिंग एफोरिज्म नंबर 83 to 104. सो केस टेकिंग को एफोरिज्म नंबर 83 से लेकर 104 तक हैनमैन सर ने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप. सो व्हाट इज केस? फर्स्ट वर्ड है केस टेकिंग में केस. सो केस क्या होता है? केस इज नॉट मेयरली एन कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स बट एन इंस्टेंस ऑफ डिजीज, एन इवेंट एंड अ चेंज इन द होल पर्सन फ्रॉम हिज ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ टू हिज प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिकनेस. सो केस क्या है? सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स नहीं है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट आया है और उसको जो भी रिसेंट के सिम्टम्स है, उसे जो भी दिक्कत हो रही है वो हमने जस्ट नोट डाउन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया. सिर्फ उतना नहीं है कि हम हमारे पेशेंट में एट द प्रेजेंट जो पेशेंट सिम्टम्स लेकर आया है उसी को नोट डाउन कर लिया. नहीं, ओरिजिनल स्टेट से लेकर प्रेजेंट स्टेट तक जितने भी डिटेल्स हैं पेशेंट के, ओरिजिनल स्टेट से लेकर प्रेजेंट स्टेट तक जितनी भी डिटेल्स हैं वो होता है केस. ये नहीं कि अभी रिसेंट में आपको पास्ट फ्यू मंथ्स में क्या हुआ, पास्ट 15 डेज में क्या हुआ, उतने से सिम्टम्स कलेक्ट कर लिया और वही केस बन गया. नहीं, उतने से सिम्टम्स कलेक्ट करना जो उसको भी प्रेजेंट में इलनेस में जो भी दिक्कत है वो नहीं होता है केस. केस में हम पूरा ओरिजिनल स्टेट से लेकर जो पेशेंट ओरिजिनल स्टेट में हेल्दी स्टेट में था, ओरिजिनल स्टेट मीन्स हेल्दी, जब पेशेंट को कोई सफरिंग नहीं थी, ही वॉज हेल्दी, उस स्टेट से लेकर अभी जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट मीन्स इलनेस की स्टेज, इलनेस की स्टेज, इस स्टेज में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जितने भी कंप्लेंट्स हुई है पेशेंट को, वो पूरे डिटेल को लेना, उस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स को लेना, वो क्या होता है? केस. नेक्स्ट, इट इज अ टोटलिटी ऑफ द अल्ट्रेशन. टोटलिटी ऑफ अल्ट्रेशन मीन्स बॉडी में ओरिजिनल स्टेट, हेल्दी स्टेट से लेकर प्रेजेंट स्टेट, इलनेस तक जितने भी टोटल उस बॉडी में अल्ट्रेशन हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं पेशेंट को, उसकी पूरे चेंजेस को टोटलिटी बनाना, उसको पूरा कलेक्ट करना, उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को पूरा कलेक्ट करना, वो क्या होता है? केस होता है. हम उसे क्या कहते हैं? केस. बस बट इन जनरल हम बस उनसे उतने ही डिटेल लेते हैं कि आपको पास्ट फ्यू मंथ्स में क्या हुआ, पास्ट फ्यू डेज में क्या हुआ, आपको कौन कौन सी कंप्लेंट्स हुई, कौन कौन से सिम्टम्स आप में आए हैं, बस हम उसी को ले लेते हैं, उसी सिम्टम्स को डिटेल में लिख लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम केस टेकिंग बना लेते. नहीं, ओरिजिनल स्टेट से लेकर हेल्दी स्टेट से लेकर जितने भी बॉडी में अल्ट्रेशन हुए, जितने भी चेंजेस हुए हैं प्रेजेंट स्टेज में इलनेस तक, पूरा डिटेल को लेना केस होता है. नेक्स्ट, इट कॉम्प्राइजेस ऑल ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द मेंटल फिजिकल प्लेन. सो मेंटली उसके बॉडी में क्या क्या अल्ट्रेशन आया है, मेंटल स्टेज पे क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, पेशेंट मेंटली क्या क्या सफ़र कर रहा है, एंड फिजिकली मीन्स बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बॉडी में क्या क्या पेशेंट को कंप्लेंट्स हुई है, सिम्टम्स आए हैं. सो बोथ मेंटल भी लेना है हमें और फिजिकल भी लेना है, वो होता है केस, विच लॉजिकली फॉर्म अ पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज. और फिर इन दी एंड वो क्या बना देता है? हमारा डिजीज का एक इमेज, डिजीज का एक पोर्ट्रेट बना देता है. पोर्ट्रेट मीन्स इमेज ऑफ द डिजीज. सो लेट्स अंडरस्टैंड अगेन. सो केस टेकिंग में फर्स्ट वर्ड है केस. इन जनरल केस टेकिंग को हैनमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 83 से 104 में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है. सो केस टेकिंग में जो फर्स्ट वर्ड है केस, उसे देखते हैं कि वो उसका मीनिंग क्या है. केस में क्या होता है? सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स नहीं होता है. इट इज़ नॉट मेयरली द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स कि जस्ट हमने पास्ट 4 डेज में क्या कंप्लेंट्स आई, पास्ट फ्यू मंथ में क्या कंप्लेंट्स आई, उसका जब सिम्टम्स ले लिए, वो सिर्फ केस नहीं होता है. केस क्या होता है कि होल पर्सन एज अ, जो उसके हेल्दी स्टेट से लेकर सिकनेस, इलनेस की स्टेज में जो भी इसमें अल्ट्रेशन आए हैं, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी, उसे हम क्या कहते हैं? केस. और फिर इन दी एंड वो हमारे किस में हेल्प करता है? डिजीज की इमेज बनाने में, डिजीज का पोर्ट्रेट बनाने में, उसे कहते हैं हम केस. नेक्स्ट, व्हाट इज केस टेकिंग?
हमने केस समझ लिया कि केस क्या है। अब केस टेकिंग क्या होता है? केस टेकिंग डिनोट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द पेशेंट इन सच अ वे दैट द पिक्चर ऑफ द डिजीज पर्सन इज सो कंप्लीटेड। सो केस टेकिंग मतलब हम कोई चीज़ ले रहे हैं, तो हम किसे ले रहे हैं? केस। तो हम जो भी पेशेंट हमें केस बता रहा है उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक अपने नोटबुक में। हमने केस टेकिंग को जितना भी उसने हमें केस में उसके मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे उसे जो भी अल्ट्रेशन आए हैं, जो भी कंप्लेंट्स आए हैं, जो भी उसने सफ़र किया है, सिम्टम्स आए हैं, उसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं नोटबुक में इन सच अ वे दैट कि हमें डिजीज़ का एक पिक्चर बन रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? केस टेकिंग। क्योंकि हम केस को ले रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? केस टेकिंग। सो दैट द फिजिशियन कैन प्रिस्क्राइब अ सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी। हम ये पूरा केस टेकिंग रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? इतना डिटेल में हम उसके मेंटल लेवल का पूरा डिटेल क्यों ले रहे हैं? फिजिकल लेवल पे रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? कि हम एक अच्छी होम्योपैथिक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी पेशेंट को दे सके। प्रिस्क्रिप्शन के लिए हम इतना डिटेल ले रहे हैं। आफ्टर डिटरमाइनिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना लिया, पेशेंट के इतने सारे सिम्टम्स हैं, और फिर उसको रिपर्टराइज करके हम उसको सूटेबल सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी प्रोवाइड कर देते हैं। एनी मिस्टेक कमिटेड हियर वुड सर्टेनली इंटरफेयर इन द सिलेक्शन ऑफ द ड्रग एंड प्लानिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर केस टेकिंग में कोई भी हमने मिस्टेक कर दिया, सही केस टेकिंग नहीं लिया, तो हमारा फिर इन दी एंड सही पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ नहीं बन पाएगा, सही से हम डिजीज़ का एक इमेज नहीं बना पाएंगे। जब सही से एक डिजीज़ का इमेज नहीं बना पाएंगे तो फिर अल्टीमेटली हम उसे सही होम्योपैथिक रेमेडी नहीं दे पाएंगे, और जब सही होम्योपैथिक रेमेडी ही नहीं दी गई, सही ड्रग ही नहीं दी गई, तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्योर करने में, ट्रीटमेंट में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए अगर इस स्टेप में, केस टेकिंग के स्टेप में कोई भी मिस्टेक हो रहा है, तो अल्टीमेटली ना डिजीज़ का पोर्ट्रेट बन पाएगा, ना पिक्चर ऑफ डिजीज़ सही बनेगी, ना हम उसको एक सही प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ना एक बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, और ना पेशेंट में कोई ट्रीटमेंट का रिजल्ट आएगा, ना पेशेंट में कोई प्रोग्नोसिस होगी। सो इस स्टेज पे, केस टेकिंग की स्टेज में ज़्यादा मिस्टेक नहीं करना है, एक अच्छा बेस्ट केस टेकिंग लेना है। अपार्ट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द डेटा, केस टेकिंग हैज़ गॉट इट्स ओन therapeutic value in certain types of the cases. Many patients ventilate certain experiences unexpressed for years, which keep on disturbing them and giving rise to very many physical and mental symptoms. Very often after the case taking, patient says, "Doctor, I feel much relieved after talking to you." So बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं उनके साथ, जो वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो पेशेंट किसी से शेयर नहीं करता है, बस वो अंदर ही अंदर उसे सफ़र करता है, और उसको डिस्टर्ब करता रहता है पेशेंट को, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जो उसने सफ़र किया है। और अच्छा बेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से बात करने के बाद उनकी आधी कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि उन्होंने इतने साल से उस चीज़ को किसी से एक्सप्रेस नहीं किया, किसी से शेयर नहीं किया, और डॉक्टर को हर एक चीज़ डिटेल में बताने के बाद उनको बहुत रिलीफ मिल जाता है, बहुत लाइट फील होता है। सो केस टेकिंग का सिर्फ एक थेरापेटिक वैल्यू नहीं है कि हमको थेरापेटिक मेडिसिन देना है। थेरापेटिक मेडिसिन मतलब जैसे किडनी स्टोन की हमने पोर्ट्रेट ऑफ इमेज बना लिया। केस टेकिंग में हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमें पोर्ट्रेट ऑफ इमेज बनाना है, डिजीज़ का पिक्चर बनाना है, तो हमने एक केस टेकिंग लिया, हमने उसका किडनी स्टोन का एक डिजीज़ का इमेज बना लिया, फिर हमने उसको थेरापेटिक वैल्यू से थेरापेटिक मेडिसिन दे दी। किडनी स्टोन की जो भी मेडिसिन आती है, होम्योपैथी मेडिसिन, वो हमने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केस टेकिंग का सिर्फ वैल्यू इतना ही है कि हमें थेरापेटिक वैल्यू है कि हम उसको डिजीज़ के अकॉर्डिंग, डिजीज़ का पिक्चर बनाने के बाद हम उसको उसकी मेडिसिन दे देंगे, सिर्फ इसका इतने में वैल्यू नहीं है। केस टेकिंग का ये भी वैल्यू है कि उसके मेंटल सिम्टम्स को भी हम ठीक करें। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर से बहुत सारा चीज़ें बात करने के बाद बहुत लाइट फील करते हैं, बहुत रिलीफ फील करते हैं, तो केस टेकिंग का ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम दी थेरापेटिक वैल्यू, अपार्ट फ्रॉम दी रेमेडियल वैल्यू। रेमेडी प्रिस्क्राइब करने के अपार्ट के बाद भी एक और मतलब केस टेकिंग का वैल्यू है कि मेंटल सिम्टम्स में से उसको बहुत रिलीफ मिल जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर, आई फील मच रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू यू। और टाइप्स देखते हैं केस टेकिंग का। बेसिकली केस टेकिंग के दो टाइप होते हैं, एक एलोपैथी केस टेकिंग, एक होम्योपैथी केस टेकिंग। तो एलोपैथी केस टेकिंग कैसे ली जाती है? इसमें कॉमन सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लाइक कॉमन कोल्ड है, एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसे कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, कोल्ड है,
सर्दी हो रही है, बुखार हो रहा है, फीवर है, फटीग है, मायालजिया है, ये सब बेसिकली कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं। सर्दी, बुखार, सर दर्द, ये सब उसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सिम्टम्स के बेसिस पे एलोपैथी वाले कॉमन सिम्टम्स को बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एक मतलब एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देंगे, एक एंटासिड प्रिस्क्राइब कर देंगे, एक बॉडी एक की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। सो वो कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन हमारे होम्योपैथी में हम कॉमन सिम्टम्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम अनकॉमन सिम्टम्स को इम्पोर्टेंट देते हैं, जो पेशेंट में कुछ अलग है। ये सब कॉमन सिम्टम्स को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। पेशेंट कुछ अलग चीज़ बताएगा कि हाँ मेरा इस टाइम सिम्टम्स एग्रावेट होता है, इस टाइम सिम्टम्स एमलोरेट होता है, या मुझे इस टाइम मेरा ये क्रेविंग है, मुझे ये चीज़ खाने का ज़्यादा मन करता है, मुझे ये सीज़न पसंद है, मुझे विंटर सीज़न पसंद है, मुझे समर सीजन पसंद है। ऐसा कुछ अनकॉमन जो पेशेंट का पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है, कुछ अलग जो पेशेंट में होता है, उस सिम्टम्स को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉट कॉमन सिम्टम्स को। तो होम्योपैथी केस टेकिंग में ये आपको याद रखना है बस कि हम कॉमन सिम्टम्स को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम अनकॉमन कुछ अलग सिम्टम्स को इम्पॉर्टेंस देते हैं, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स को इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन एलोपैथी केस टेकिंग में वो सिर्फ कॉमन सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और उस सिम्टम्स के बेसिस पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स, गैस की प्रॉब्लम है एंटासिड, बॉडी पेन है बॉडी एक्ट। तो ये एलोपैथी में कॉमन सिम्टम्स को सिम्टम्स की टोटालिटी बना के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये पिक्यूलियर अनकॉमन सिम्टम्स होम्योपैथी केस टेकिंग है। नेक्स्ट, एलिजाबेथ राइट अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। तो क्वीन एलिजाबेथ ने बोला है, लिखा है, अ वेल टेकन केस, जब एक अच्छा केस लिया जाता है तो उधर ही हाफ क्योर, हाफ आपका काम हो जाता है कि आपने हाफ पेशेंट को वहीं क्योर कर दिया। सो वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड सेड बाय राइट बाय क्वीन एलिजाबेथ। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स हम जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आ रहा है एज अ फिजिशियन, तो हम कहाँ कहाँ से पेशेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कहाँ कहाँ से हमें डाटा मिलेगा। द क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 3 मेन सोर्सेज। सो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ से ऑब्टेन करना है, 3 मेन सोर्सेज हैं। फर्स्ट, लेबोरेटरी, क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। सो ऑब्वियसली क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन का 3 मेन सोर्स है। फर्स्ट, लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे रेडियोग्राफिक ऑफ ए नेक्स्ट एग्जामिनेशन जैसे अगर हमारे पास हार्ट पेशेंट आ रहा है, हार्ट के डिजीज़ का पेशेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे। हमारे पास अगर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के पेशेंट आ रहे हैं, लाइक अस्थमा का पेशेंट आ रहा है, निमोनिया का पेशेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करेंगे। रिमेटोलॉजी का पेशेंट आ रहा है तो रिमेटोलॉजी का एग्जामिनेशन करेंगे, बोन का एग्जामिनेशन करेंगे। तो एज अ होम्योपैथ हमें एग्जामिनेशन पे भी फोकस करना है कि जिस सिस्टम का पेशेंट आ रहा है उस सिस्टम का हमें एग्जामिनेशन करना है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिफ़र करना है, एक्सरेज, रेडियोग्राफिक इमेजिंग के लिए भी रिफर्ड करना है। दोज 3 सोर्सेज आर पेशेंट हिमसेल्फ। फिजिशियंस ऑब्जर्वेशन, अब पेशेंट खुद कुछ सिम्टम्स बताएगा कि मैं ये चीज़ सफ़र कर रहा हूँ, इतने इतने दिन से मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ मेरा तब एग्रावेट होता है, ये चीज़ मेरा तब एमलोरेट होता है, मेरी ये क्रेविंग है, मेरा ये एलिमेंट फॉर्म है। तो फर्स्ट तो हमें पेशेंट की डिटेल्स बताएगा। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टिगेशन जैसे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन से हेल्प मिलेगी। फिर फिजिशियन ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में कि हम खुद क्या पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेशेंट की बॉडी क्या है, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिजिकल मेकअप क्या है, पेशेंट की मेंटालिटी क्या है, उसका मेंटल स्टेट क्या है। तो कीनली ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन होम्योपैथी कि हम पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका चलने का तरीका क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है। तो ये इससे भी हमें एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन मिलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ करने से अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट के साथ जो भी आए उनके फैमिली फ्रेंड्स मेंबर जो भी हैं उनसे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो कलेक्शन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, फर्स्ट तो पेशेंट हिमसेल्फ, पेशेंट ही अपने डिटेल्स बताएगा कि वो क्या क्या सफ़र कर रहा है, कितने कितने दिन से सफ़र कर रहा है और उसका डिज़ायर क्या है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे कौन सा सीज़न पसंद है, उसका कंप्लेंट्स कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये सब पेशेंट हमें बताएगा। नेक्स्ट, फिजिशियन, हम खुद क्या सेल्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट में, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिजिकल मेकअप क्या है, पेशेंट का बात करने का तरीका क्या है, पेशेंट का बैठने का तरीका क्या है, चलने का क्या तरीका क्या है, पेशेंट का बॉडी किस शेप का है, ये सब हम खुद ऑब्जर्व करेंगे। कुछ एग्जामिनेशंस करके मिलेगा हमें इन्फॉर्मेशन और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग, ग्राफिंग, रेडियोग्राफिंग से हमें इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्जेक्टिव ऑफ केस टेकिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ केस टेकिंग क्या है कि हम केस टेकिंग कर क्यों रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द पेशेंट इन हिज सराउंडिंग, फैमिली एंड सोसाइटी।
पेशेंट को समझने के लिए ऑब्वियसली हम इतना उससे बात कर रहे हैं, उससे डिटेल में इतना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसका डिटेल इतना डाटा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पेशेंट को समझ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट हिमसेल्फ, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द डिजीज. हम जब केस टेकिंग करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि डिजीज का नेचर क्या है, वेदर इट इज एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज. जब तक हम केस टेकिंग नहीं लेंगे हमें समझ में नहीं आएगा कि पेशेंट कौन सी टाइप की डिजीज से सफ़र कर रहा है. तो नेचर ऑफ डिजीज को पता करने के लिए हमें केस टेकिंग लेना पड़ेगा. वेदर इट इज़ एक्यूट और क्रॉनिक, क्यूरेबल है या इनक्यूरेबल डिजीज है. अगर कुछ जेनेटिक डिजॉर्डर्स होते हैं, सिंड्रोम डिजॉर्डर होते हैं जो जो इनक्यूरेबल डिजीज होते हैं, तो जब तक हम केस टेकिंग नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि इनक्यूरेबल डिजीज है या क्यूरेबल डिजीज है. टू फाइंड आउट द कॉजेशन ऑफ द डिजीज, जब हम केस टेकिंग लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि डिजीज का कॉज क्या है, मेन दिक्कत क्या हो रही है. टू फाइंड आउट द मोड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिम्टम्स, और जब हम केस टेकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मेडिसिन की नॉलेज है, पैथोलॉजी की नॉलेज है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे अब आगे डिजीज़ का प्रोग्रेस होगा. अब हम पेशेंट को भी अवेयर कर सकते हैं कि हाँ आपके अभी आपको ये दिक्कत आई है, आगे जाकर आपको डेवलपमेंट में ऑफ डिजीज से ऐसे ऐसे आपके सिम्टम्स डेवलप होंगे कि पेशेंट को भी रहे कि हाँ मैंने होम्योपैथी लिया उसके बाद मेरी और दिक्कत नहीं बढ़ गई. पहले से अवेयर कर देंगे कि हाँ आपको ये बीमारी है, अब आके आपकी डिजीज़ ऐसे डेवलप होगी, आपके सिम्टम्स ऐसे ऐसे होंगे, आपको इस चीज़ की बीमारी है. तो केस टेकिंग लेने के बाद हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि डिजीज़ कौन सी है और उस डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे कैसे डेवलप होंगे. सो हमेशा पेशेंट को अवेयर करना है कि हाँ आपकी डिजीज़ क्यूरेबल है, इनक्यूरेबल. अगर इनक्यूरेबल डिजीज़ है तो भी आपको अवेयर करना है कि हाँ ये एक इनक्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन जस्ट हम उसको रिलीव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर पेशेंट को कोई ज़्यादा सफरिंग है तो उसे ये भी अवेयर कर देना है कि हाँ आपकी डिजीज़ ऐसे ऐसे अभी डेवलप होगी, आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स एग्रावेट होंगे. सो वो और ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है. टू कलेक्ट ऑल इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फॉर दी रिपेट्राइजेशन, ऑब्वियसली केस टेकिंग करेंगे तो बहुत सारे सिम्टम्स हमें मिल जाएंगे. तो अब इतने सिम्टम्स मिल जाएंगे तब हमें रिपेट्राइजेशन में हेल्प मिलेगी. रिपेट्राइज करने के बाद हमारे पास एक सिंगल सिंपल रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी मिल जाएगी. तो केस टेकिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें क्या बोलते हैं, एक रिपेट्राइजेशन करने के लिए सिम्टम्स मिल जाएंगे और फिर रिपेट्राइजेशन करने के बाद हमें सिंगल होम्योपैथिक रेमेडी मिल जाएगी. टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम रिजोल्यूशन एंड इफेक्टिव काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड. अगर पेशेंट कोई मेंटल साइकेट्रिक डिजीज से सफ़र कर रहा है तो अगर उसमें काउंसलिंग रिक्वायर्ड है तो हम काउंसलिंग के लिए रिफ़र कर देंगे पेशेंट को. केस टेकिंग करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि ये फिजिकल डिजीज़ का पेशेंट है या मेंटल डिजीज़ का पेशेंट. अगर मेंटल डिजीज़ का पेशेंट तो ऑब्वियसली हमें उसको साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए रिफ़र करना रहेगा. तो केस टेकिंग करने के बाद हमें ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप का पेशेंट है ये और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उसे रिफ़र करना है. तो केस टेकिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प द पेशेंट टू रियलाइज हिज प्रॉब्लम सो दैट ही वुड कॉपरेट इन द प्रोग्रामिंग ऑफ द ट्रीटमेंट. सो हम केस टेकिंग करेंगे ऑब्वियसली तो हमें डिजीज़ का नॉलेज होगा, डिजीज़ का नॉलेज होगा तो हम पेशेंट को अवेयर करेंगे हाँ आपको ये डिजीज़ है, ताकि एक पेशेंट भी हमारे साथ क्या करे, ट्रीटमेंट में कॉपरेट कर सके. टू मैनेज द केस, ऑब्वियसली केस टेकिंग कर रहे तो केस को मैनेज करने में ही तो हेल्प मिलेगी. सिलेक्शन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी, अब केस टेकिंग कर रहे तो ऑब्वियसली हम ट्रीटमेंट भी देंगे, तो होम्योपैथिक रेमेडी की सिलेक्शन के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्योर द क्यूरेबल एंड टू पैलिएट द इनक्यूरेबल. अगर क्यूरेबल डिजीज है तो हमें इसे क्योर करना है बाय गिविंग द होम्योपैथिक रेमेडी. अगर इनक्यूरेबल डिजीज है तो हमें उसे जस्ट टेम्पररी रिलीफ करना है. पैलिएट मीन्स टेम्पररी रिलीफ. तो हमारे होम्योपैथी में अलाउ है कि हम इनक्यूरेबल डिजीज को जस्ट टेम्पररी रिलीफ दे दें. अगर इनक्यूरेबल डिजीज़ है तो हमें पैलिएट करना है उस डिजीज़ को, उस सिम्टम्स को पैलिएट करना है बाय पेशेंट बाय सिलेक्टिंग द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सिमेलिया. नेक्स्ट एफोरिज्म. केस टेकिंग में मैंने फर्स्टली बताया था कि एफोरिज्म नंबर 83 से लेके 104 में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने स्टेप बाय स्टेप केस टेकिंग के बारे में डिटेल्स दी है. तो एफोरिज्म नंबर 83 से लेके 90 तक हैनेमन सर ने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें केस टेकिंग कैसे करना है, जनरली इंस्ट्रक्शन दी गई है ये इसमें. 91 से लेके एफोरिज्म नंबर 93 तक पेशेंट कमिंग फ्रॉम द अदर फिजिशियन. 91 से लेके 93 में सर ने ये बोला है कि अगर पेशेंट दूसरे फिजिशियन के पास से हमारे पास आ रहा है तो हमें उस पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, उस डिजीज़ को कैसे हैंडल करना है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन एफोरिज्म नंबर 91 से लेकर 93 में बताई गई है. एफोरिज्म नंबर 94 से 98 तक क्या बताया गया है, डिफ़िकल्टीज इन क्रॉनिक केस टेकिंग, कि क्रॉनिक केस टेकिंग में लेते वक्त हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती है. ऑब्वियसली क्रॉनिक केस हो गया है, इतने टाइम से हो गया है, तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज आएगी, तो हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा वो एफोरिज्म नंबर 94 से लेकर 98 में
हेरमन सर ने इंस्ट्रक्शन दी है। अफोरिज्म नंबर 98 में एक्यूट केस टेकिंग के बारे में बताया गया कि एक्यूट केस टेकिंग में आपको कैसे केस लेना है और कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके बारे में हमें गाइडलाइन दी गई है। नेक्स्ट अफोरिज्म नंबर 100 से 102 तक एपिडेमिक एंड स्पोराडिक डिजीज के बारे में बताया गया कि अगर एपिडेमिक डिजीज हो रही है, स्पोराडिक डिजीज हो रही है, तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है। एंड एफोरिज्म नंबर 104 में क्रॉनिक मियास्मेटिक मैलिडीज के बारे में बताएगा। जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। तो नेक्स्ट एफोरिज्म 104, इन दी एंड हमें उस रिकॉर्ड को कैसे संभाल के रखना है, रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में बताया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हर एफोरिज्म का एक सेपरेट वीडियो में उसकी डिटेलिंग रहेगी। इस लेक्चर में केस टेकिंग के इन जनरल क्या होता है हमने वो देखा। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ये सब एफोरिज्म्स के डिटेल पढ़ना होगा।